तत्श्रुत्वा व्योमवचनं द्वादशाब्दः प्रयत्नतः पुनस्तप्तं तपोघोरं द्रष्टुम स्वजनकम तदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। मैंने लिखा है मेलापक। आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कुंडली मिलान किस तरीके से करें ताकि उसे और भी अच्छे तरीके से समझा जाए और वो बोझ न लगे और वो भार न बने। क्योंकि मैं आए दिन लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ। अभी कल भी मैंने कुंडली देखी थी जिसमें इस तरीके का प्रश्न आ गया, जिसके कारण मुझे ये कार्यक्रम, आज वैसे भी मंगलवार था तो मंगल से संबंधित कार्यक्रम है, पर ये मंगल मेलापक, मंगल मांगलिक कृत्य कराते हैं। इस वजह से मैं मेलापक के कार्यक्रम, मेलापक से संबंधित कार्यक्रम लेकर के आया हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। और लाइव का कार्यक्रम मेरा हर शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे आता है। वहाँ मैं फ्री कुंडलियाँ देखता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप खाली शुल्क वालों की कुंडली देखते हैं या नियमित दर्शक की देखते हैं, तो शुल्क वालों की तो नहीं देखता, पर हाँ नियमित दर्शक की जरूर देखता हूँ। तो आप मेरे नियमित दर्शक बनिए, क्योंकि सबसे पहले जो मुझे नियमित देखता है उसका मेरे ऊपर ज़्यादा अधिकार है। सामान्य बात है। आइए बात करते हैं कि मेलापक में ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि भाई विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलाना है, ये एक विधान बन गया है। नहीं, ये विधान नहीं है, ये पूर्णतया वैज्ञानिक है। जातक की कुंडली के ग्रह नक्षत्र, उसके जन्म के समय पे कोई एक आकाश की स्थिति रही होगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए, आप इसको ऐसे कैसे समझते हैं प्रैक्टिकल स्थिति में, कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है और वहीं से एक सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, तो वो बच्चा उस सैटेलाइट से प्रभावित होगा। वहाँ की धरती हिलेगी, वहाँ धुआं उड़ेगा, वहाँ भयंकर शब्द होगा, नाद होगा। तो वैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है जहाँ पे बिल्कुल ही शांति है, जहाँ पे कोई ऐसा शोर नहीं है, वो बच्चा बिना किसी हलचल के पैदा होगा। तो क्या कहा कि वैसे ही जब हमारा जन्म होता है तो आसमान में ग्रह नक्षत्र अपनी एक विशेष गति पे घूमते हैं, एक विशेष स्थिति में घूमते हैं, एक विशेष परिपाटी वो फॉलो करते हैं, और वो प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और वो हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र, जैसे एक व्यक्ति के जीवन में उसका दाम्पत्य का क्षेत्र होता है, उसका करियर होता है, उसका स्वास्थ्य होता है, उसकी आयु होती है, उसका स्वभाव होता है, उसका चिंतन होता है, उसकी शिक्षा होती है, उसके माता पिता होते हैं। एक व्यक्ति का जीवन इतने सारे क्षेत्रों से बना होता है, तो उसमें से मेलापक की आवश्यकता विवाह में क्यों पड़ती है? क्योंकि जातक के जन्म के समय पे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव, योगों का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव, दशाओं का प्रभाव, कुंडली के बैठे ग्रहों का प्रभाव, उसके जन्म के समय पे आकाश में जो ग्रह की स्थिति बनी थी उसका प्रभाव, और जिस व्यक्ति या विशेष से आप विवाह करने जा रहे हैं जातक या जातिका से, उसके जन्म के समय पे आकाश में जो ग्रह बैठे थे वो कितने संतुलित थे। तो क्या इसकी कुंडली का संतुलन इसकी कुंडली के संतुलन को बैलेंस कर रहा है, मैच कर रहा है? और दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अगर बात करते हैं व्यवहारिक धरातल पे, तो इस जातक या जातिका की कुंडली के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का तत्व और जातक की कुंडली के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व का मेल कैसा है, बैलेंस कैसा है? एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति का विवाह अगर बहुत ही ज़्यादा क्रोधी स्त्री महिला से हो जाए, जातिका से हो जाए, तो वो विवाह चलेगा? नहीं चलेगा। इस वजह से उसे देखा जाता है कि देखो ये एनर्जी है तो ये शांत है, तो यहाँ पे थोड़ा उग्र है तो दोनों संभाल लेंगे, या उसकी एनर्जी को कौन काट सकता है। अब सामने वाला भी क्रोध है और सामने वाला भी क्रोध कर रहा है, तो दोनों तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। प्लस प्लस तो है वो बड़ा भयंकर प्लस हो जाएगा। वैसे ही क्या बात कही, ये मेलापक पूर्णतया सैद्धांतिक है और वैज्ञानिक है। जैसे आजकल आप लोग RH फैक्टर मिलाते हैं विवाह से पहले, भाई RH फैक्टर मिला लीजिए, तो वैसे ही ये कुंडली मिलान है, जिसमें जन्म के समय पे उस व्यक्ति के स्वभाव को, गुण धर्म को, धर्म अधर्म को, शास्त्र अशास्त्रीयता को देखा जाता है। उसमें ज्योतिष के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। मैं पूर्णतः आप लोगों को सहमति से ये बात बता दूं, हमारे शास्त्र में प्रेम विवाह को मना किया गया है, मतलब उसे सही नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं कि प्रेम तो होता है, प्रेम होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। फिर जब हम प्रेम विवाह नहीं करते हैं तो ये कुंडली मेलापक के द्वारा जो विवाह करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानते हैं, इन दोनों का विवाह करना कितना समीचीन है और कितना सही है? तर्क करने वाला तो ये कहेगा कि भाई मैं जिसे नहीं जानता, ये तो हमारे
फिल्म वालों ने ये बात हमारे दिमाग में डाल दी कि नहीं, विवाह करना है तो पहले उसे जानना होगा। अब आजकल ये सोशल साइट वाले करते हैं कि विवाह से पहले ही पूरी जानकारी वाली बात हो जानी चाहिए। पर ये सब दोगली रणनीति है, दोगली रणनीति है, इसको दोगलापन कहते हैं। तो शास्त्र कहता है कि प्रेम विवाह को मना किया, वर्ण संकरता को मना किया, तो फिर आप ये कितना सही है कि दो अनजाने व्यक्तियों का विवाह कर रहे हैं जो एक दूसरे को बहुत समय बीत जाएगा फिर भी नहीं जान पाएंगे। तो उसको जानने का तरीका है कि उनकी कुंडली मिलाई जाए, उनकी कुंडली के जन्म नक्षत्रों को मिलाई जाए। और ज़रा ध्यान से देखें कि हो सकता है कि आप प्रेम में अंधे हो जाएं। लोग आजकल हो रहे हैं, कोई कबाड़ में मिलता है, कोई डब्बे में मिलता है, कोई फ्रीज में मिलता है, तो कोई छत से मिल जाता है। हो सकता है कि आप प्रेम में धोखा खा लें, पर कुंडली कभी धोखा नहीं दिखाती है। कुंडली से वो पूरा व्यक्ति पूर्णतया एकदम बिल्कुल स्पष्ट पानी की तरह उसकी परछाई निकल जाती है और वो समझ में आ जाता है अगर उसकी कुंडली ओरिजिनल है तो कि नहीं, ये कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि वो कितना रूप बदलेगा ये कुंडली बता देती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अगर कमज़ोर बैठे होंगे तो उसकी प्रवृत्ति बता, देखो ये ठीक नहीं है, ये इससे मत करो, ये अच्छा नहीं है। तो कुंडली में लापक यहाँ से आती है। और ये कोई प्राचीन परंपरा, ये प्राचीन काल की बात है। जब से वेद हैं तब से ज्योतिष है। कहा गया है ना शास्त्रों में, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षणो। ऐसा शास्त्र कहता है कि ये बाकी के जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, जितने भी हैं, वो सब तर्क वितर्क वाले हैं, पर ज्योतिष शास्त्र में तर्क वितर्क नहीं है। यहाँ के आचार्यों ने ग्रहों को पहले प्रसन्न किया है, उसके बाद उनके बारे में विवेचना लिखी है। तो मेलापक में क्या होता है कि हम एक दूसरे को, सामने वाले को बिना जाने उसकी पत्री देख करके, उसकी कुंडली के ग्रहों को देख करके उसके बारे में पूरा बायोडेटा जान जाते हैं। अब कुंडली कैसे देखेंगे तो उसमें मैं मुख्यतः आपको कुछ सिद्धांत बताता हूं। सबसे ज़्यादा अगर विवाह को बिगाड़ने का, बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे ज़्यादा अगर विवाह को बिगाड़ने का किसी ग्रह के पास जिम्मा है तो वो मंगल के पास है। शनि भी उतना विवाह नहीं बिगाड़ते, वो तो विवाह में स्थिरता देते हैं, वो विवाह में विलंब देते हैं। पर मंगल झट से तलाक की अर्जी डलवा देते हैं, उग्रता दे देते हैं, व्यग्र बना देते हैं, जल्दबाजी में निर्णय दिवा देते हैं कि हाँ मुझे इसी से प्रेम करना है, मैं तो इसी से प्रेम करूंगी, मुझे तो इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उसके मंगल नीच के हैं, वो बराबर नहीं है। और जिसकी कुंडली में मंगल खराब है वो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा ही लेगा, अब बाद में भविष्य में पश्चाताप करेगा। सिद्धांतकार लिखते हैं, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के मंगल और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के शनि, इन दोनों में ज़्यादा कष्ट कौन देगा तो सप्तम भाव के मंगल। बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के लग्न में मंगल या जन्म कुंडली के लग्न में शनि, इन दोनों में ज़्यादा कष्ट कौन देगा? इन दोनों में ज़्यादा कष्ट देंगे मंगल। यहाँ पे शनि भी बैठे हैं, यहाँ पे मंगल भी बैठे हैं, तो कौन ज़्यादा कष्ट देगा विवाह में? शनि कम कष्ट देंगे, मंगल ज़्यादा कष्ट देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। उसी तरीके से जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल और दूसरे भाव में शनि, कौन ज़्यादा कष्ट देंगे? मंगल ज़्यादा कष्ट देंगे, शनि कम कष्ट देंगे, शनि कम कष्ट देंगे। उसी तरीके से जन्म कुंडली के चौथे भाव में मंगल बैठे हैं और शनि बैठे हैं, मतलब आपके पास दो पत्रिका आ गई, तो एक की कुंडली में यहाँ पे शनि बैठे हैं और एक की कुंडली में यहाँ मंगल बैठे हैं, तो ज़्यादा कष्टकारी कौन होगा? मंगल वाला ज़्यादा कष्टकारी होगा, ये विवाह को तोड़ सकता है। जबकि यहाँ पे शनि बैठे हैं तो ये विवाह को स्थिरता दे सकते हैं, मतलब ये विवाह को चला सकते हैं। क्लियर है? मतलब अगर दो पति पत्नी की कुंडली है और एक की कुंडली में यहाँ चौथे में मंगल बैठा है और पत्नी की कुंडली में शनि बैठे हैं, तो हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि देखो ये सामने वाला बैलेंस कर लेगा। अगर दोनों की कुंडली में चौथे भाव के मंगल है तो ये मंगल कटेंगे और स्वतंत्रता से वो विवाह भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ के मंगल और यहाँ के शनि, तो यहाँ पे शनि उतने ज़्यादा खराब नहीं होंगे जितने कि मंगल यहाँ ज़्यादा खराब हो जाएंगे। मतलब कष्ट कौन देता है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मंगल, उसके बाद शनि। उसी तरीके से यहाँ पे आठवें भाव में मंगल भी हैं या तो शनि बैठे हैं, तो मंगल बैठे हैं तो ये ज़्यादा कष्ट देंगे और शनि बैठे हैं तो ये कम कष्ट देंगे। मतलब विवाह को चलाने में मंगल से ज़्यादा शनि का सहयोग जातक को मिलेगा। मंगल विवाह जल्दी तोड़वाने वाले या विवाह में घर्षण करने वाले, विवाह में कमजोरी लाने वाले पहले नंबर के ग्रह बनते हैं, दूसरे नंबर पे शनि बनते हैं, तीसरे नंबर पे राहु बनते हैं, चौथे नंबर पे केतु बनते हैं, पांचवें नंबर पे सूर्य बनते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से 12वें भाव में यहाँ मंगल और यहाँ शनि, तो यहाँ मंगल ज़्यादा कष्ट देंगे, शनि यहाँ कम कष्ट देंगे। ये एक सिद्धांत आप लोगों ने जान लिया। दूसरा, अब
जो नेचर होता है, जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है, वो चंद्रमा से देखी जाती है। तो जातक या जातिका दोनों की कुंडली में आपको क्या देखना है? आपको देखना है चंद्रमा। आपने देखा कि चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ तो इतना सारा भर गया, पर मैं वैसे आप लोगों को ऐसे समझा देता हूँ, इसीलिए मुझे बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी की कुंडली में चंद्रमा बैठ गया, किसी भी भाव की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गए, अब उससे इसी के साथ एक अन्य पापक ग्रह यहाँ बैठ गया, मतलब चंद्रमा के साथ शनि मंगल राहु केतु में से कोई एक अन्य ग्रह बैठ गया। उसके बाद यहाँ पे इस चंद्रमा से ठीक 4 घर आगे भी एक पापक ग्रह बैठ गया। जातक या जातिका की कुंडली में, जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं, उसकी कुंडली में चंद्रमा से साथ ही एक पापक ग्रह बैठ गया, या चंद्रमा से चौथे घर में अगर कोई पापक ग्रह बैठ गया, या चंद्रमा से ठीक 7वें घर में कोई पापक ग्रह बैठ गया, या चंद्रमा से ठीक 8वें घर में कोई पापक ग्रह बैठ गया, तो ये, और दूसरा इसके ठीक 12वें भी अगर कोई पापक ग्रह बैठ गया, तो ये उस जातक या जातिका के विवाह को अवरोध, कष्ट, परेशानी या अशुभ संकेतों के कारण बन जाते हैं, या संकेत देने वाले बन जाते हैं। क्लियर है? चंद्रमा के 7 पापक ग्रह शनि मंगल राहु केतु, या चंद्रमा से चौथे घर में शनि मंगल राहु केतु, या चंद्रमा से 7वें शनि मंगल राहु केतु, या चंद्रमा से 8वें शनि मंगल राहु केतु, या कोई एक पापक ग्रह, या चंद्रमा से 12वें शनि मंगल राहु केतु, या कोई एक पापक ग्रह, इनमें से कोई एक, तो ये विवाह के अशुभ परिणामों को देने वाले होते हैं। ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा सिद्धांत विवाह मेलापक में किसका हमें ध्यान रखना चाहिए? जातक और जातिका की कुंडली में जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज देख लीजिए कि दोनों की कुंडली में केंद्र में लड़के की कुंडली में पापक ग्रह ज्यादा हैं कि लड़की की कुंडली में पापक ग्रह ज्यादा हैं, है ना? लड़के की कुंडली में पापक ग्रह में शनि मंगल राहु केतु चारों बैठ गए, और लड़की की कुंडली में खाली केंद्र में राहु केतु बैठे हैं, शनि मंगल नहीं बैठे हैं। तो ये कहते हैं कि ये विवाह ठीक है, क्योंकि लड़के की कुंडली के केंद्र में पापक ग्रह का होना और लड़की की कुंडली के केंद्र में पापक ग्रह का होना, ये संकेत करता है कि विवाह चला देगा, विवाह चल जाएगा। लेकिन अगर लड़की की कुंडली के केंद्र में पापक ग्रह ज़्यादा हैं, शनि मंगल राहु केतु, और लड़के की कुंडली में पापक ग्रह कम हैं, तो ये लड़की लड़के पे हावी होगी और उसे परेशान करेगी, बाद में विवाह टूटने का खतरा बन जाएगा। दोनों में बैलेंस है, मतलब 1-2 यहाँ भी हैं, 1-2 यहाँ भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी और एक सिद्धांत और क्या होगा कि लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में केंद्र में लड़के की कुंडली में ग्रहों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब लड़के की कुंडली अगर है तो यहाँ पे केंद्र में ग्रह भरे हों, गुरु भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, चंद्रमा भी हैं, सूर्य बुध शुक्र सारे ग्रह भरे पड़े हैं। और लड़की की कुंडली में केंद्र में ग्रह कम बैठे हैं, मतलब 1 2 3 4 या 1 से 2 3। लड़के की कुंडली के केंद्र में ज़्यादा ग्रह होंगे तो अच्छा रहेगा, लड़की की कुंडली के केंद्र में कम ग्रह रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक सिद्धांत हो गया। और दूसरा, मंगल देव के बारे में आप लोग मुझसे पूछते हैं कई बार, तो मैंने क्या बात कही? लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में मंगल देव कष्ट देने वाले होते हैं। यहाँ के शनि देव से वो ज़्यादा कष्ट देते हैं। लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए अष्टम भाव में मंगल देव बैठे हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव या लग्न या चतुर्थ या दशम में शनि देव बैठ गए या तो गुरुदेव बैठ गए, तो ये मंगल देव मंगल दोष अपना भंग कर देते हैं। या फिर लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में मान लीजिए मंगल देव सप्तम या अष्टम या 12वें या दूसरे या लग्न में बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए मंगल देव, और लड़के की कुंडली में अगर केंद्र में ही गुरु या शनि बैठे हैं तो वो मंगल दोष भी भंग हो जाता है। ये बहुत सामान्यतया समझदारी की बात होगी जो मैं बता रहा हूँ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर लड़के की कुंडली या लड़की की कुंडली में चतुर्थ, लग्न, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में मंगल बैठे हों, या और लड़की की कुंडली में या सामने वाले जिससे उसका विवाह हो रहा है उसकी कुंडली के केंद्र में ही गुरु या शनि जैसे ग्रह बैठे हैं, या फिर उसकी ही कुंडली में, जिसकी आप कुंडली में मंगल यहाँ देख रहे हैं, उसकी कुंडली में भी अगर गुरु या शनि केंद्र में बैठे हैं, तो ये अधिक बार मंगल दोष भंग हो जाता है और फिर वो मंगल दोष हानिकर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, नहीं तो कार्यक्रम कई बार आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं, जो शिव पुराण से लिया गया है। ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभि कमल से होती है। वो उस कमल का अंत ढूंढने चलते हैं। जब तक उन्हें अंत पता नहीं चलता है, बीच यात्रा में ही उन्हें आकाशवाणी सुनाई देती है।
तपस्या करो। फिर उन्होंने उस परम तत्व को और अपने उत्पादक शक्ति के ढूंढने के बल के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। किसने की? ब्रह्मदेव ने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।